हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि मैं अभी फिलहाल एक सीरीज कर रहा हूं, एक श्रृंखला चल रही है जिसमें मैं ग्रहों की युति के बारे में, कंजंक्शन के बारे में बता रहा हूं। आज मैं आपको इसी विषय के बारे में आगे बढ़ने से पहले उसकी कुछ जो बेसिक्स नॉलेज है जो बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि हम कंजंक्शन में आगे एडवांस करें, हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको ग्रहों के युद्ध के बारे में बताया, आज मैं बात करूंगा कि ग्रहों की अवस्था क्या होती है, यानी उसके स्टेजेस कौन से होती हैं, उनकी उम्र क्या क्या होती है। तो हर एक ग्रह के चार उम्र में उसके बांटा गया है। आपको पता है किसी भी राशि में 30 डिग्रीज होती है, 30 डिग्री होती है। उसमें एक ग्रह कहां बैठा हुआ है, उसके मुताबिक उसकी जो अवस्था है उसके बारे में विचार किया जाता है। और ये जो 4 अवस्था है, इसे हम कहते हैं कि जैसे सबसे पहले इन्फेंसी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं शिशु, यानी कि बहुत छोटा है, बच्चा है, शिशु है। दूसरा है जहां पे वो युवा है, यानी कि यंग है। तीसरा है जहां पे वो बालिक है, एडल्ट हो चुका है। और सबसे आखिरी जो स्टेज होती है उसे हम कहते हैं कि ये वृद्ध अवस्था में आ चुका है, बूढ़ा हो चुका है ग्रह। आज मैं बात करूंगा ऐसे कोई भी एक ग्रह की जो आपकी किसी भी भाव में, किसी भी की कुंडली में, अगर वो सबसे पहली वाली स्टेज जिसके बारे में मैं अभी अपनी बात पर की थी कि अगर वो शिशु है, और शिशु प्लैनेट कब होता है, जब किसी भी भाव में एक प्लैनेट 00.59 यानी कि अभी 1 डिग्री पे वो नहीं पहुंचा है, तो ऐसे प्लैनेट को हम कहेंगे कि ये एक शिशु प्लैनेट है, यानी कि ये ऐसी अवस्था में है जहां पे ये सोया हुआ है। इसके पास डायरेक्शन नहीं है, इसके पास दिशा नहीं है, इसके पास वो मैच्योरिटी नहीं है, उसे नहीं पता कि उसके आसपास क्या चल रहा है। ऐसा कोई भी ग्रह अगर आपकी कुंडली में है तो ये समझ जाइएगा ये जिंदगी भर ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन 28 से लेकर 35 साल की उम्र के बीच में ऐसे ग्रह भी जागृत हो जाते हैं, नींद से जाग जाते हैं, उठते हैं और आपको परिणाम पक्का देते हैं। आपको आगे समझाने के लिए कि ये किस तरह से होता है, मैं उदाहरण के तौर पे आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए यहां पर बोर्ड है, इसे समझिएगा। यहां पर 2 नंबर लिखा है, यानी कि ये जिस किसी भी की कुंडली है, ये कुंडली है ऋषभ लग्न की। ये मेष, ऋषभ, मिथुन और ये कर्क, इस तरह से आप इसको स्टडी करेंगे। समझाने के लिए कि कोई एक ग्रह अगर शिशु अवस्था में है, मैंने उदाहरण के तौर पे मंगल को यहां पे उपयोग में लाया है। मंगल आप देखोगे तो यहां पर तीसरे घर में कर्क राशि में वैसे भी वो नीच का कहलाया जाता है। और अभी यहां पे प्रॉब्लम ये है कि ये 00.40 या 42 या 45 पे, यानी कि अब तक इसने 1 डिग्री प्राप्त नहीं की है। ये जो ग्रह है ये 2 घरों के मालिक है। 7वें घर को जिसको हम कहते हैं वृश्चिक, और 12वां घर जिसे हम कहते हैं मेष। ये जो घर है इसका संबंध शादी से है। ये जो घर है 12वां, इसे हम कहते हैं विदेश यात्रा, जेल, हॉस्पिटल, लॉसेस, इस तरह की चीजें देखी जाती है। ठीक है, अब ये 2 घर के मालिक होकर के ये तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, और तीसरे भाव में ये एक तो नीच के भी हैं। नीच का अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें हम, तो कम से कम इनकी जो डिग्री है वो अभी 1 डिग्री प्राप्त नहीं किया है, तो ये शिशु अवस्था में है। इसके अलावा आप देखोगे कि मंगल जहां भी बैठते हैं वहां से 4थी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि जिन घरों पे पड़ती है उनकी, वो इस कुंडली में कहां पड़ रही है। इनकी 4थी दृष्टि है 6ठे भाव में, 7वीं दृष्टि है 9वें भाव में, और 8वीं दृष्टि है
10वें भाव में, राइट। अब ये छठा घर बीमारियों का है, लीगल डिस्प्यूट्स का है, फाइनेंसिस का है, नौकरी का है, दुश्मनों का है। 9वां घर जो है वो दूर की यात्रा कराता है, आपके गुरुजन जो हैं वो यहाँ से देखे जाते हैं, आपका पाठ पूजा में कितना ध्यान लगता है, रिलीजियस हो के नहीं हो वो भी यहाँ पे देखा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है 10वां घर जो आपका कार्य क्षेत्र है, आप जहाँ पे काम करते हो, ठीक है। ये सभी घर पे प्रभाव क्यों पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चा जो है ये सभी घरों को संभाल नहीं पा रहा, क्योंकि ये बच्चा है, ठीक है। तो सबसे पहले शादी का घर, यहाँ पे मेच्योरिटी नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, जो बहुत ही आवश्यक है शादीशुदा जिंदगी के लिए। उसी तरह से ये 12वें घर के अंदर अपनी कुछ हरकतों की वजह से, गलत निर्णय की वजह से जेल की यात्रा भी कर सकता है। छठा घर एक्सीडेंट्स का भी माना जा सकता है, एक्सीडेंट भी कर करके ये हॉस्पिटल पहुंच सकता है, या तो ये विदेश पहुंच करके बस भ्रमण कर रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे करना क्या है, मैं क्यों पहुंचा हूं यहां पे, तो ये बस घूमता रहेगा। उसी तरह से ये घर सफर कर रहा है तो यहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि बीमारी है, एक्सीडेंट है, यहां पर आ सकती है आपको विदेश यात्रा को लेकर के और गुरुजनों को लेकर के। और सबसे ज्यादा ये है कि आपकी जॉब जो है, नौकरी जो है वो स्थायी नहीं रहेगी, आप सेटिस्फाई नहीं रहोगे, ठीक है। अब एक और सिचुएशन ले लेते हैं, हम बात कर रहे हैं युति की। अब मान लो थोड़ी देर के लिए मैं यहां पर इसी घर में जहां पे मंगल बैठे हैं, मैं यहां पे शुक्र को बिठा देता हूं, और शुक्र 4 डिग्री पे है या 5 डिग्री पे है, जो भी हो। आपको पता है कि मैंने आपको पिछले एक वीडियो में समझाया था कि ग्रहों के युद्ध में जो कम डिग्री वाला ग्रह होता है वो ज्यादा डिग्री वाले ग्रह पे पूरा प्रभाव डालता है। अब ये प्रभाव क्या डालेगा, ये बच्चा इमेच्योर है तो इमेच्योर प्रभाव डाल देगा शुक्र के ऊपर। होगा क्या, अगर ये किसी पुरुष की कुंडली है तो शुक्र का मतलब होता है एक औरत, एक लड़की, उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी वाइफ। यहां पे इमेच्योरिटी की वजह से इसको बहुत दिक्कत आएगी रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये मैच्योर नहीं है। शुक्र यहां बैठे हुए हैं, मंगल इमेच्योर भी है, और ये आपके जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म काउंट जिसको कहते हैं, उसको हानि पहुंचा सकते हैं। सही बात है। इसके अलावा शुक्र अगर यहां बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति की गलत औरतों के साथ में दोस्ती हो सकती है। मैं इस पे ज्यादा आगे आपको कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। और मान लो कि ये किसी स्त्री की कुंडली है, और पता है स्त्री की कुंडली के अंदर हमेशा गुरु को देखा जाता है, अगर आप उसके पति के बारे में बात करना चाहो। लेकिन यहां पर क्योंकि शुक्र बैठा हुआ है तो उस लड़की को, उस औरत को भी रिलेशनशिप में अच्छी खासी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि रिलेशनशिप तो शुक्र के हिसाब से ही देखा जाएगा। उसमें कुछ कला होगी, शुक्र को कला से जोड़ा गया है, तो वो कला पूरी तरह से उभर के बाहर नहीं आ सकती है। वो उसमें बहुत सी कलाएं होंगी, लेकिन क्योंकि ये मंगल उसे दबा के रखेगा। हो सकता है जब मंगल 28 साल के बाद थोड़ा जागृत हो जाए तब आपको इन चीजों को करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो मित्रों, मैंने आपसे ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि जो श्रृंखला बन रही है युतियों की, तो उस पर आपको मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। और इसी तरह से जो मैंने आज जो पहली अवस्था है जिसे हम शिशु अवस्था कहते हैं, उसके बारे में विचार किया। आने वाले वीडियोस में मैं आपको जो बाकी 3 अवस्था है, जिसे हम कहेंगे कि ये युवा अवस्था क्या है, बालिक अवस्था क्या है और वृद्ध अवस्था क्या है, इसके बारे में विचार करेंगे। तब तक के लिए मैं एक काम दे रहा हूं आपको, बहुत ज़रूरी है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे अगर आप बहुत ही सुस्त हैं, आपने अभी तक उस बेल को क्लिक नहीं किया है तो कर लीजिए।
इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा आपको, यकीन जानिए। थैंक यू।